हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडुकेसी के ऊपर, और यहाँ पे भी हम बात करेंगे किस चीज की, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क की। अभी काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब भी कभी दो पार्टीज आपस में मिलकर डील डन करती हैं तो उस डील में क्या होता है, एक रिस्क रहता है। किस चीज का रिस्क? कि कल को एक पार्टी डिफॉल्ट कर गई, कल को एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी डील क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा इस डील का। तो वो जो रिस्क रहता है कि कल को एक पार्टी डिफॉल्ट कर गई, मुकर गई अपने वादे से, उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, उस रिस्क को क्या बोलते हैं हम? काउंटर पार्टी रिस्क। जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज दो फ्रेंड्स हैं, एक है आपका समझ लो रवि, और एक समझ लो सोहन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शर्त लगाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच पे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था। रवि बोल रहा है कि भाई इंडिया जीतेगी, सोहन बोल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। और इन्होंने क्या किया, आपस में शर्त लगा ली। शर्त क्या लगाई कि भाई अगर इंडिया जीती तो सोहन रवि को 500 रुपए देगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो रवि सोहन को 500 रुपए देगा। अब जब मैच खत्म हुआ तो विनर कौन निकला? इंडिया निकली विनर। ठीक है, तो यहां पर शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए था, सोहन को 500 रुपए रवि को देने चाहिए थे। पर जब पैसे देने की बारी आई तो सोहन ने क्या बोला, भाई ये शर्त वर्त कुछ नहीं मानता मैं, ये सब कैंसिल है। तो इसमें क्या हुआ, देखो दो पार्टीज थी, रवि एंड सोहन। शर्त क्या लगी थी, जो जीतेगा दूसरे वाला उसको 500 रुपए देगा। ठीक है, पर यहां पे जब 500 रुपए देने की बारी आई तो सोहन मुकर गया अपने वादे से, अपने प्रॉमिस से मुकर गया। तो ये क्या हुआ, हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। और ये ज्यादातर कौन सी डील्स में होता है? जो डील्स हमारी की जाती है ओटीसी पे, ओवर दी काउंटर। ओवर दी काउंटर क्या होता है? जब दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और वो एक डील साइन करती हैं। वहीं अगर ये जो डील है किसी एक्सचेंज के थ्रू की गई होती तो इस डील का डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं, क्योंकि बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे सपोज इन दोनों के बीच में ऐप होती है हमारी ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 क्या करती थी, पहले सबसे 49 रुपीज काट लेती थी टीम बनाने के, और लास्ट में जो जीतता था उसको पैसे देती थी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। पर काटती सभी के थे 49 रुपीज। उसमें ऐसा तो नहीं होता था कि अगर आप जीतोगे तो हम पैसे देंगे, और तब अगर आप हार गए तो आप हमें पैसे दे देना। वो पहले ही काट लेती थी, पहले ही इंश्योर करती थी कि भाई 49 रुपीज सबके कट जाए, फिर जो जीतेगा उसको पैसे वो अलॉट करती थी। तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में एक एक्सचेंज इन्वॉल्व था। ड्रीम 11 एक एक्सचेंज की तरह काम करता था। पर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आपस में डील की, ओवर द काउंटर डील की, और जब पैसे देने की बारी आई तब सोहन मुकर गया अपने वादे से। तो इस डील में क्या हुआ, काउंटर पार्टी रिस्क हुआ। ठीक है, तो ओटीसी डील में काउंटर पार्टी रिस्क ज्यादा होता है, और कहीं अगर एक्सचेंज इन्वॉल्व है दो पार्टीज के बीच में तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि उसमें बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है इसलिए। अब यहां पे बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। बात क्या हुई, ये तो हो गया हमारा काउंटर पार्टी रिस्क कि भाई अगर एक पार्टी मुकर गई अपने वादे से तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। अब ये काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्या हुआ, देखो बैंक जो है, बैंक क्या करता है, बैंक अपने कस्टमर को लोन भी देता है। बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। सपोज बैंक ने एक कस्टमर है, उसको 10 लाख का लोन दिया, तो बदले में कस्टमर क्या बोलता है, जी आप हमें लोन दीजिए और हम आपको इंश्योर करते हैं कि हम आपको क्या देंगे, प्रिंसिपल भी रिटर्न कर देंगे प्लस इंटरेस्ट भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक तरीके की क्या हुई, ये डील ही तो हुई एक तरीके से, कि बैंक ने कस्टमर को 10 लाख का लोन दिया। कस्टमर जो था सैलरी पर्सन था, बैंक के पास उसका सैलरी अकाउंट था, तो बैंक ने क्या किया, उसको 10 लाख का पर्सनल लोन दे दिया। और कस्टमर ने क्या बोला, देखो मेरे को सैलरी आती है हर महीने, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे को लोन दे दीजिए, मैं आपका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट चुका दूंगा। पर कल को अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, वो बैंक का पैसा, बैंक का लोन रीपे ना करे, तो क्या इसको हम काउंटर पार्टी रिस्क नहीं बोलेंगे? ये भी एक काउंटर पार्टी रिस्क है, पर ये काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क नहीं है। ये दोनों बातों में अंतर समझना। ये काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क नहीं है। क्रेडिट रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसने लोन कितने का लिया था, 10 लाख का, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका, 10 लैक्स। प्रिंसिपल अमाउंट 10 लैक्स। इंटरेस्ट जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8-9% जितना भी होगा उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल को अगर ये कस्टमर अपना लोन रीपे नहीं करता है तो हम टोटल लॉस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा टोटल लॉस होगा बैंक का, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
जो कि हमारे को इंटरेस्ट रेट पता होगा, हमारे को जितने पे हमने लोन दिया बंदे को 8% पे या 9%, 9.5%, 10%, जितने पे भी लोन दिया होगा उस हिसाब से हम प्रिंसिपल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे को टोटल लॉस पता चल जाएगा कि भाई प्रिंसिपल का लॉस इतना हुआ और इंटरेस्ट का लॉस इतना हुआ। तो इसमें क्या है, हमारा जो लॉस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमारा फिक्स है। तो इसलिए ये काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं करते हम। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में कौन से इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे डेरिवेटिव्स की वजह से होते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है, इनकी वजह से होते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए, फॉरवर्ड्स हो गए, इनकी वजह से जो लॉस होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में। क्यों? क्योंकि उसमें जो लॉस होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसको हम फिक्स लेके नहीं चल सकते, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। अगर आज आप लॉस को कैलकुलेट करोगे तो आज जो मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग होगा उसके हिसाब से आपका लॉस कैलकुलेट होएगा। कल आप लॉस कैलकुलेट करोगे तो वो कल के मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट होएगा, फिर परसों के मार्केट के हिसाब से। तो ये जो लॉस होता है ये हमारा फिक्स नहीं होता। पर वहीं जो हम लोन प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे को लॉस जो है वो फिक्स है, जितना प्रिंसिपल होगा वो प्लस जितना इंटरेस्ट होगा वो, और वो फिक्स रहेगा हमारा, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर वहीं डेरिवेटिव्स वाले लॉस को हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं पर वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, हर दिन चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली हम ऐसे लॉसेस को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या हुआ, जब दो पार्टी में से एक पार्टी अपने वादे से मुकर गई। और काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कौन सा हुआ, वो रिस्क जिसमें जो लॉस है वो फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा आरबीआई ने बोला क्या है। आरबीआई ने यहां पे दो बातें बोली हैं इस नॉर्म्स में। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स जो है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडुकेसी, इसमें दो बातें बोली हैं। एक बात हम यहां पे समझेंगे, अगली बात हम दूसरी स्लाइड में समझेंगे। उसमें हम कुछ डाटा लेके आपको एग्जांपल के रूप में समझाएंगे। यहां पे एक थ्योरी वाली बात है वो समझा रहा हूं मैं आपको कि आरबीआई ने बोला क्या है। आरबीआई ने बोला है जैसे कोई एक बड़ा बैंकिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, अपना सारा का सारा काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जो है, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर जो है, वो अपनी सारी सब्सिडीज का इंक्लूड करेगा। पहले क्या होता था, जो पेरेंट बैंक है सिर्फ उसका एक्सपोजर इंक्लूड किया जाता था, बाकी उसकी सब्सिडीज का इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब सबका इंक्लूड किया जाएगा। अब ये इस बात का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है, एक पेरेंट बैंक है। अब इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि एक हो गया आपका एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इसका काम क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। फिर एक हो गया आपका जैसे कि एसबीआई सिक्योरिटीज, ये काम करती है जैसे हमारी ग्रो ऐप हो गई, जीरोधा ऐप हो गई, वैसे एसबीआई की ये एसबीआई सिक्योरिटीज है, जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई सिक्योरिटीज ब्रोकिंग ऐप है, ठीक है। फिर एसबीआई कार्ड हो गया, फिर एसबीआई लाइफ हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एसबीआई के भी। एक एसबीआई लाइफ हो गई, ठीक है। तो ऐसे तीन चार प्रोडक्ट है एसबीआई के। अब यहाँ पे क्या था, सपोज ये जो हमारा एसबीआई बैंक है, पेरेंट बैंक, इसका टोटल काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जो था, ठीक है, सपोज इसका एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, करेंसी स्वैप एक्सपोजर, वो था 200 करोड़ का, ठीक है। एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड है, इसका इंटरेस्ट रेट स्वैप है। ये सब क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप था और इसका एक्सपोजर था सपोज 80 करोड़ रुपए का, 80 करोड़ का। फिर जो हमारा एसबीआई सिक्योरिटीज है, सपोज इसका है इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, और इसका एक्सपोजर है सपोज 50 करोड़ रुपीस का। फिर एसबीआई कार्ड जो है, इसका सपोज कॉमोडिटी डेरिवेटिव है, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, और इसका एक्सपोजर है सपोज 70 करोड़ रुपीस का। तो ये टोटल एक्सपोजर कितना हो गया, 400 करोड़ का। पहले क्या होता था, पहले आरबीआई क्या कहता था कि भाई जो हमारा पेरेंट बैंक है वो जितना एक्सपोजर कर रहा है डेरिवेटिव्स में, सिर्फ उसी को हम काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के लिए इन्वॉल्व करेंगे। मतलब पहले अगर हमारे को एक बैंक का, मतलब एक जैसे एसबीआई है, इसका हमारे को टोटल सीसीआर कैलकुलेट करना है, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर कैलकुलेट करना है, तो हम सिर्फ जो बैंक है उसका एक्सपोजर को इंक्लूड करते थे। मतलब पहले हम कितना इंक्लूड करेंगे, सिर्फ 200 करोड़ रुपए। पर अब आरबीआई ने क्या बोला है,
बैंक का जो पेरेंट बैंक है उसकी जो जितनी भी सब्सिडरीज है उसका भी आप सीसीआर एक्सपोजर इंक्लूड करोगे। तो अब जो है एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पेरेंट बैंक है उसकी जो जितनी भी सब्सिडरीज हैं इस सिनेरियो में अब इसका टोटल सीसीआर एक्सपोजर कितना होगा? टोटल सीसीआर एक्सपोजर होगा 400 करोड़ रुपए। पहले कितना होता था? सिर्फ 200 करोड़। जो बैंक बैंक का है सिर्फ उसको इंक्लूड करते थे, पर अब बैंक का भी इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही साथ उसकी जितनी सब्सिडरीज है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब सीसीआर एक्सपोजर कितना हुआ? 400 करोड़ रुपए का। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो बैंक क्या करता था, बैंक को पता था जो सीसीआर एक्सपोजर है सिर्फ मेरा होगा, उसी को काउंट करेंगे ये। तो ये बैंक क्या करता था, जो इसका रिस्की वाला होता था ना, रिस्की वाले काउंटर पार्टी रिस्क वाले जो ऑप्शंस होते थे, ठीक है, जो भी इसके रिस्क की डेरिवेटिव्स होते थे उसको वो शिफ्ट कर देता था अपनी सब्सिडरीज के पास। उसको शिफ्ट करता था अपनी सब्सिडरीज के पास, क्योंकि उनका एक्सपोजर काउंट होता नहीं था पहले। तो जिसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता था उसको वो कर देता था शिफ्ट अपनी सब्सिडरीज में, और अपने पास सेफ वाले रखता था। सेफ वाले रखता था तो उससे क्या होता था, उसका जो सीसीआर एक्सपोजर है इसके आगे आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसका आरडब्ल्यूए निकाल के आपको कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। वो हम अगली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे आपके साथ एक साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या किया है कि पहले जो था सिर्फ बैंक का क्रेडिट एक्सपोजर जो था वो लिया जाता था, इतनी सी बात समझिए। और अब आरबीआई ने क्या बोला है, बैंक का तो क्रेडिट एक्सपोजर हम लेंगे ही, साथ ही साथ बैंक की जो सब्सिडरीज हैं उसका भी हम क्रेडिट एक्सपोजर काउंट करेंगे। तो पहले क्या था, सिर्फ क्रेडिट एक्सपोजर 200 करोड़ का लिया जाता था, पर अब के सिनेरियो से क्या होगा, क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो 400 करोड़ बन गया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा वो हम अगली स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पे क्या बोला गया है कि जब भी आप सी सी आर ई एक्सपोजर कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना भी एक्सपोजर होगा प्लस उसमें एड ऑन भी करोगे, और एड ऑन फैक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इन सबसे पहले हम समझेंगे सीसीआरई एक्सपोजर हम निकालेंगे कैसे, फिर उसमें ऐड ऑन कैसे ऐड ऐड करना है वो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे सीसीआरई एक्सपोजर कैसे निकाला जाएगा। तो उससे पहले हम एक बात और समझेंगे, वो क्या है हमारा, सी ए आर बोल लो या सी आर ए आर बोल लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो। ये कैसे कैलकुलेट होती है हमारी, जो भी बैंक की कैपिटल है डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100, और ये बैंक को मिनिमम कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, 9%। और वहीं अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उन्हें कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, 15%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है ये हमारा बेसिकली डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे मैं एक डेरिवेटिव का एग्जांपल लेके आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आराम से समझना, और समझ ना आए तो कोई बात नहीं, आप बस ये समझ लेना कि ये एड ऑन फैक्टर का मतलब क्या है और इसको कैसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बाकी जिसको डीप नॉलेज चाहिए उसको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो समझ सकता है, इसको देख सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सचेंज रेट का, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज एक इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूएस की कंपनी से मशीन मंगवाई अपनी कंपनी के लिए, और इन्होंने कुछ एडवांस दे दिया यूएस की कंपनी को कि भाई ये लो एडवांस पेमेंट और आप मशीन भेजो हमारे को, ठीक है। और जो बाकी की रिमेनिंग पेमेंट होगी वो हम जब मशीन हमारे पास आ जाएगी और हम 1 महीना चला लेंगे उसके बाद देंगे। तो सपोज टोटल टाइम है 3 महीना, 3 मंथ बाद, 3 महीने बाद इंडिया की कंपनी जो है वो यूएस की कंपनी को रिमेनिंग पेमेंट कर देगी, और रिमेनिंग पेमेंट हम लेते हैं सपोज 10 मिलियन, $10 मिलियन। $10 मिलियन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले, 1 करोड़ डॉलर, ठीक है। रुपीस की बात नहीं हो रही, डॉलर की बात हो रही। 10 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ डॉलर। तो 3 महीने बाद क्या है, इंडिया की जो कंपनी है वो यूएस की कंपनी को कितने पैसे देगी, $10 मिलियन या 1 करोड़ डॉलर, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहां पे समझिएगा, इन्होंने आज किया ये सेटलमेंट, ठीक है, कि आज इन्होंने सारी ये डील की कि आज इन्होंने एडवांस दे दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, और आज से 3 महीने बाद ये कितना देंगे यूएस की कंपनी को, 1 करोड़ डॉलर, ठीक है, $10 मिलियन।
अब यहाँ पे आज जो है वो $1 की कीमत थी सपोज ₹83। $1 की जो कीमत है वो सपोज ₹83 है। तो यहाँ पे अगर ये जो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है इंडियन कंपनी ने, सपोज वो आज ही करनी होती, तो इनको क्या करना पड़ता? सबसे पहले $1 करोड़ जो है, $10 मिलियन जो है वो पहले बाय करने पड़ते और फिर वो उसको सेंड करते यूएस की कंपनी को। तो इनको $1 खरीदने में कितने रुपए लग रहे हैं आज की डेट में? ₹83 लग रहे हैं। तो $1 करोड़ खरीदने होते हैं आज की डेट में, तो टोटल रुपीस कितने लगते हैं? 83 करोड़ रुपीस। ठीक है, 83 करोड़ रुपीस लगते $1 करोड़ खरीदने में। ये बात समझ आई? इन्होंने क्या करना है, 3 महीने बाद एक कंपनी को, यूएस की कंपनी को $1 करोड़ जो है वो भेजने हैं। तो ये $1 करोड़ कहाँ से लाएगी? खरीदेगी ना पहले, फिर उसको भेजेगी। तो यहाँ पे आज $1 का रेट है सपोज ₹83। तो $1 करोड़ खरीदने में कितने पैसे लगेंगे? 83 करोड़ रुपीस। ये तो हो गई आज की बात। पर इन्होंने पेमेंट कब करनी है? 3 महीने बाद। तो इनको एक रिस्क रह रहा है, इंडियन कंपनी को एक रिस्क लग रहा है। क्या? कि भाई 3 महीने बाद अगर $1 की कीमत ₹90 पहुंच गई तो हमारे को 1 करोड़ जो डॉलर खरीदने हैं, जो कि आज 83 करोड़ रुपीस में मिल रहे हैं, वो उस टाइम हमें 90 करोड़ रुपए में मिलेंगे। हमारे 7 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगर $1 जो है 100 पे पहुंच गया, 100 रुपए के हिसाब से, तो हमारे को $1 करोड़ खरीदने में लगभग 100 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि 17 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये क्या करते हैं, इनको ये रिस्क लगता है। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, एसबीआई के साथ एक एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और इन्होंने क्या बोला एसबीआई को कि देखो भाई, 3 महीने बाद हम आपसे $1 करोड़ खरीदेंगे, पर हमारी एक शर्त है कि हम जो $1 है उसके आपको सिर्फ 84 रुपीज देंगे। $1 के 84 रुपीज देंगे और हम आपसे $1 करोड़ खरीदेंगे। $1 करोड़ खरीदेंगे। ठीक है, 84 रुपए का $1 के हिसाब से। और कब? 3 महीने बाद, क्योंकि हमने एक कंपनी को पेमेंट करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। तो एसबीआई भी कहता है ठीक है भाई, 3 महीने बाद आप हमसे $1 जो है वो 84 रुपीज के हिसाब से खरीद लेना। ठीक है, 3 महीने बाद। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 3 मंथ्स लेटर की, जब 3 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें होंगी। देखो, या तो डॉलर का प्राइस सच में बढ़ गया होगा या घट गया होगा। ठीक है, जब उतना ही रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं हम, सपोज $1 जो है वो 88 रुपीज का पहुंच गया। $1 जो है वो 88 रुपीज का पहुंच गया। ठीक है। तो यहां पे अगर ये जो इंडियन कंपनी है, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता, और ये आज अगर $1 खरीदना चाहती तो इसको कितने का मिलता है? 88 करोड़ का। तो $1 करोड़ खरीदने होते तो कितने रुपए लगते हैं इसके? 88 करोड़ रुपीज लग जाते। ठीक है, 88 करोड़ रुपीस लगते हैं। पर इन्होंने क्या किया, एसबीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया था पहले ही कि भाई हम $1 84 का खरीदेंगे। तो इनको $1 करोड़ खरीदने के लिए कितने रुपए लगे? 84 करोड़ रुपीस। 84 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे कंपनी के 4 करोड़ रुपए बच गए। 4 करोड़ रुपए कंपनी के बच गए। कंपनी के क्या हो गए? सेव हो गए 4 करोड़ रुपए। और एसबीआई का क्या हो गया? 4 करोड़ का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में $1 जो है वो 88 का मिल रहा है, पर एसबीआई मार्केट से खरीद के कंपनी को बेच रहा है 84 में। तो 4 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किसके लग रहे हैं? एसबीआई के लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एसबीआई का हुआ लॉस। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं कि $1 जो है वो पहुंच गया 80 रुपए पे। $1 पहुंच गया 80 रुपए में। ठीक है। अब यहां पे देखिए, $1 पहुंचा 80 रुपए में। तो कंपनी अगर आज की डेट में ये $1 करोड़ परचेज करती तो कंपनी के कितने पैसे लगते? 80 करोड़ रुपए। ठीक है। पर कंपनी ने क्या कहा था एसबीआई को कि भाई हम आपसे $1 जो है 84 का खरीदेंगे। तो कंपनी को खरीदना कितने में पड़ा? ये $1 करोड़ 84 करोड़ रुपीस में। तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया कितने का? 4 करोड़ का। और एसबीआई को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कितने का? 4 करोड़ का। 4 करोड़ का हो गया प्रॉफिट। ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या बोला आरबीआई ने, अगर बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और बैंक को हो रहा है लॉस, तो वो जो लॉस अमाउंट है उसको हम सीसीआरई में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? देखो, सीसीआरई क्या होता है? काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, की सामने वाली पार्टी मुकर रही है। अब इस सिनेरियो में आप समझिएगा, एक कंपनी है जिसको मार्केट पे $1 88 का मिलेगा,
बैंक से उसको 84 का मिल रहा है, उसके 4 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो वो क्यों यहाँ पे डिफॉल्ट करेगी? यहाँ पे वो मुकरेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुकरने का बात ही नहीं बात ही नहीं बन सकती कि वो मुकर जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो इस डील को फुलफिल करेगी करेगी। तो बैंक मुकर सकता नहीं क्योंकि वो आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको सीसीआरई एक्सपोजर के लिए कोई टेंशन लेने की नहीं जरूरत, पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप सीसीआरई एक्सपोजर काउंट करोगे। अब वो क्यों, देखो यहाँ पे मार्केट में कंपनी को अगर जाती तो वो $1 80 के हिसाब से मिलता है, यानी कि 80 करोड़ के उसको $1 करोड़ मिल जाते हैं। पर उन्होंने डील कर रखी थी एसबीआई के साथ कि भाई हम तो 84 पे खरीदेंगे आपका $1, उनको देने कितने पड़ रहे हैं 84 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो कल को कंपनी मुकर के मार्केट से खरीद सकती है 80 करोड़ पे, समझ रहे हो, उसके 4 करोड़ बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आर एसबीआई को प्रॉफिट होना था 4 करोड़ का, वो क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा कि अगर कंपनी कल को मुकर गई। तो इस सिनेरियो में आरबीआई ने क्या बोला है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा किसी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसको आप इंक्लूड करोगे किसमें, सीसीआरई में। तो इस सिनेरियो में बैंक का, एसबीआई का सीसीआरई एक्सपोजर कितना हुआ यहाँ पे, 4 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बात समझ आई। ऐसे कैलकुलेट होता है आपका क्रेडिट काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। यहाँ पे क्या था, पहले वाले में एसबीआई को पैसे देने पड़ रहे थे और कंपनी का फायदा हो रहा था, तो कंपनी मुकरेगी नहीं। ठीक है, और एसबीआई पैसे देगा ही देगा क्योंकि वो आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कोई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, कंपनी अगर ये, देखो ना, कंपनी ने जो डील कर रखी थी, अगर इसको ये फॉलो ना करे और मार्केट से खरीदे तो कंपनी को 4 करोड़ का फायदा हो जाएगा। तो कंपनी कल को अपनी डील जो है वो कैंसिल भी कर सकती है, मतलब मुकर भी सकती है उससे। लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे वो बात की बात है, ऑर्डिनरी स्पॉट कंपनी को 4 करोड़ का फायदा हो गया तो कंपनी मुकर भी सकती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला, जितने का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसको आप क्या रखोगे, क्रेडिट काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर में काउंट करोगे। क्योंकि देखो ये 4 करोड़ का एक्सपोजर कब होगा, अगर कंपनी जो है वो $1 आपसे 84 का खरीद लेगी। अगर कंपनी ने नहीं खरीदा और वो मार्केट में जाके उसने $1 80 का खरीद लिया तब, तो ये आपका जो 4 करोड़ का प्रॉफिट था जीरो हो गया। तो ये क्या है आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं हम ये एड ऑन परसेंटेज का रोल क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इस एड ऑन परसेंटेज का रोल क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, सपोज एक बैंक अपना ही रखते हैं एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक है, इसने क्या किया, एक एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट किया 500 करोड़ का। ठीक है, एक कंपनी के साथ, एक्स वाई जेड कंपनी के साथ, जिसकी मैच्योरिटी थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी थी 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर की। और इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें एसबीआई को जो प्रॉफिट हो रहा था, इसमें जो एसबीआई को प्रॉफिट हो रहा था, सपोज वो हो रहा था हमारा, एक बारी को मान लेते 20 करोड़ रुपए का। जैसे यहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था ना, यहाँ पे एसबीआई को सपोज ये एक्सचेंज रेट की वजह से 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 20 करोड़ है, ये तो हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, सीसीआरई। ये तो हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, सीसीआरई। अभी तो हमने समझा जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम किस में काउंट करेंगे, सीसीआरई, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। तो एसबीआई ने क्या है, एक XYZ कंपनी के साथ 500 करोड़ का एक एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी मैच्योरिटी थी 1 साल की, और इससे इसको प्रॉफिट हो रहा था लगभग 20 करोड़ रुपए का। तो इसका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर कितना हो गया, 20 करोड़ का। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, आपने ये सीसीआरई तो कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया, पर आप यहाँ पे एक एड ऑन फैक्टर भी ऐड करोगे, एड ऑन फैक्टर भी ऐड करोगे। अब ये एड ऑन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने टेबल बना के दिया है कि देखो, आपकी जो भी डील होगी, आपकी जो भी डील होगी वो आपने कौन से कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके डील की है वो बताइए आप हमें। ठीक है, इनका मतलब ये है यहाँ पे कि देखो, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इतना परसेंट ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इतना परसेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इतना परसेंट ऐड करना पड़ेगा। प्रीशियस मेटल के लिए इतना, अदर कॉमोडिटीज के लिए इतना, और उसका टाइम स्पैन कितना है उसके हिसाब से आपको इतना ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 500 करोड़ का, वो क्या है, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट।
तो हमें इस वाली लाइन को देखना है, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मैच्योरिटी कितनी है, 1 साल की। 1 साल की मैच्योरिटी है तो 1 ईयर और लेस के लिए हमारे को ये वाली लाइन देखनी है। तो हमारे को एड ऑन कितना करना है, 1% कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 500 करोड़। 500 करोड़ का 1% आप निकाल लो, ये कितना हुआ, 5 करोड़। तो हमारा टोटल एक्सपोजर कितना हो गया, अब टोटल एक्सपोजर हो गया 20 करोड़ जो प्रॉफिट हो रहा था, प्लस 5 करोड़ जो कि एड ऑन है। तो ये टोटल कितना हो गया, 25 करोड़ रुपीस। 25 करोड़ रुपीस हमारा टोटल CCRE आया। ठीक है, अब इसका हम करेंगे क्या, टोटल हमारा क्रेडिट एक्सपोजर आ गया 25 करोड़। अब इससे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको और समझाता हूँ। जो हमने ये CAR और CRAR की बात की थी, देखो अगर आपने ये सर्कुलर समझना था ना, तो इस सर्कुलर में मेन बात क्या थी कि भाई बैंक और उसकी जो सब्सिडरीज है, ठीक है, दोनों के एक्सपोजर काउंट होंगे अब। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, आपका जो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर होगा उसमें अब एड ऑन फैक्टर भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 5 करोड़ किया। पूरे सर्कुलर में बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आगे आपने समझना है तो समझ सकते हो, नहीं तो अगले सर्कुलर पे आप जा सकते हो, आगे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, पर जो समझना चाह रहे हैं मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये 25 करोड़ आ गया हमारा टोटल क्रेडिट एक्सपोजर। अब इससे क्या चीज होगी, इससे होगा क्या, ये चीज समझने की कोशिश करो कि हमने टोटल क्रेडिट एक्सपोजर निकाल लिया 25 करोड़ रुपए। अब इससे क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा क्या होता है, CAR कितना होता है, 9% फॉर बैंक्स एंड 15% फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। अब ये RWA डिपेंड करता है कि हमारी ये कंपनी कौन सी है। XYZ जो है ना, जिसके साथ हमने 500 करोड़ का एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये XYZ है कौन। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे एज्यूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको अपनी तरफ से ऐसे ही एज्यूम करके बता रहा हूँ कि सपोज अगर ये XYZ है कोई RBI या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो हमारा रिस्क वेट होगा वो अलग होगा। वहीं अगर ये जो XYZ है ये है कोई बैंक, तो हमारा रिस्क वेट अलग होगा। अगर यही कोई XYZ जो है वो कोई कॉरपोरेट है, तो हमारा रिस्क वेट अलग होगा। और वहीं कोई XYZ जो है वो रिस्की बोरोवर है, रिस्की बोरोवर जैसे कि माल्या साहब हो गए, ठीक है, तो हमारा ये RW होगा वो अलग होगा। अब इस RW से फायदा क्या होगा, सपोज RBI के लिए हमने RW रखा है, सपोज कितना रखें, 10% रख लेते हैं। ठीक है, 10%। बैंक के लिए रख लेते हैं 20%। कॉरपोरेट के लिए रख लेते हैं 100%। और रिस्की के लिए रख लेते हैं 150%। तो देखो हमारा टोटल एक्सपोजर कितना आया, 25 करोड़। और ये क्या है, बैंक का एसेट। अगर ये हमारा एक्सचेंज रेट वाला जो हमने ये एग्जांपल लिया है, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कल को सामने वाली पार्टी नहीं मुकरी, ठीक है, सामने वाली पार्टी नहीं मुकरी, तो बैंक को ये 20 करोड़ रुपया तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये RWA कैसे कैलकुलेट होता है, RWA कैलकुलेट होता है आपका रिस्क वेट इनटू एसेट। यहाँ पे हमने एसेट कितनी मानी है, 20 करोड़ रुपए तो हमारी है, और 5 करोड़ हमने एड ऑन डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया, 25 करोड़। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क वेट हो गया, जैसे RBI के केस में हमने 10% लिया है, 10% इंटू 25। बैंक के केस में 10% इन 20% इंटू 25। कॉरपोरेट के केस में 100% इंटू 25। एंड रिस्की बोरोवर के केस में 150% इंटू 25 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम RBI की बात करें, तो RBI के लिए हमारा कितना आया टोटल, ये RWA रिस्क वेट एसेट, ये आई हमारी कितनी, 2.5 करोड़। बैंक के लिए कितनी आई हमारी, 5 करोड़। फिर कॉरपोरेट के लिए कितनी आई, 25 करोड़। एंड रिस्की बोरोवर के लिए कितनी आई, 37.5 करोड़। ठीक है, ये आ गया हमारा रिस्क वेट एसेट। अब हमें पता है बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी मेंटेन करनी होती है, बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी होती है मिनिमम 9%। और ये कैलकुलेट कैसे होती है, ये कैलकुलेट होती है हमारी कैपिटल अपॉन RWA। तो यहां से हम कैपिटल निकाल सकते हैं कि बैंक को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, वो कितना हो जाएगा, 9% इंटू RWA। तो एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, कि कॉर्पोरेट के केस में
बैंक को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 9% इंटू 25 करोड़, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.25 करोड़। तो इतनी कैपिटल बैंक को अलग से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये सर्कुलर है, इसका पूरा मतलब ये है, ठीक है, कि अगर आपका क्रेडिट एक्सपोजर जो है, काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज होएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक को कैपिटल अलग से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझा पाऊंगा यहाँ पे कि जो मैं पीछे बात कर रहा था, सब्सिडरी को भी इंक्लूड करेंगे हम, उससे क्या मतलब है। देखो, इतनी बातें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला था कि जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिए थे। एसबीआई बैंक है हमारा, फिर हमने एक लिया था एसबीआई कार्ड, फिर एसबीआई सिक्योरिटीज, ठीक है, एसबीआई सिक्योरिटीज, फिर एसबीआई फाइनेंस लिया था एक हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पहले एसबीआई बैंक का सिर्फ आ रहा था 200 करोड़ रुपए, और अब क्या बोला आरबीआई ने कि आपने बैंक का प्लस इसकी सब्सिडरीज का सबका इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से अब कितना आ रहा था 400 करोड़ रुपए। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहले सिर्फ 200 करोड़ था, फिर इसका हम आरडब्ल्यूए निकालते, फिर उससे कैपिटल निकालते, तो वो क्या आती, कम आती। पर अब देखो, अब हमारा टोटल एक्सपोजर कितना है, 400 करोड़। तो इससे जब हम आरडब्ल्यूए कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ज्यादा आएगा, आरडब्ल्यूए ज्यादा आएगा तो उसको हम 9% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैपिटल भी ज्यादा आएगी। तो अब बैंक को और ज्यादा कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी साइड में, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैंक और ज्यादा स्टेबल होंगे। बैंक तो स्टेबल होंगे होंगे, पेरेंट बैंक जो है वो तो स्टेबल होंगे ही होंगे, साथ में उनकी सब्सिडरीज भी स्टेबल होंगी, इसलिए पूरा सर्कुलर निकाला गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन डिविडेंड डायरेक्शंस 2026 के ऊपर, और ये डायरेक्शन किसके लिए निकाली गई है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी कंपनी का या किसी बैंक का शेयर परचेज करते हो, तो आप उसमें क्या करते हो, अपनी हिस्सेदारी शो करते हो, आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। जितने आपके पास शेयर होंगे उतने परसेंट के आप ओनर होंगे। सपोज एक बैंक है, उसने अपने टोटल 100 शेयर बना रखे हैं, उसने अपने टोटल 100 शेयर बना रखे हैं, और आप अगर एक शेयर ओन करते हो तो आप इस बैंक के 1% के ओनर होते हो। तो जितने आपके पास शेयर होंगे उतने आप बैंक के ओनर होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है बैंक के टोटल शेयर्स कितने हैं और उन टोटल में से आपके पास शेयर कितने हैं, उतने परसेंट के आप ओनर होते हो बैंक के। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी बैंक को प्रॉफिट होगा तो इनडायरेक्टली मतलब आपका बैंक है, आप उस बैंक के ओनर भी हो, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो बैंक को जब भी प्रॉफिट होता है तो आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उस हिस्से को बोलते हैं हम डिविडेंड। अब यहाँ पे आरबीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं कि एज अ बैंक आप अपने कस्टमर को कितना डिविडेंड दे सकते हो और डिविडेंड देने का तरीका क्या है। तो पहले क्या होता था, पहले बैंक जो है वो डिविडेंड देता था पैट के ऊपर, ठीक है, पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, एक बैंक है सपोज, उसकी इनकम है, उसकी इनकम है रुपीज 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, उसका एक्सपेंस है सपोज, एक्सपेंस रख लेते हैं 60 करोड़। तो यहाँ पे पीबीटी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कितना आया 40 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब सपोज टैक्स लगता है 10 करोड़ का सपोज, तो यहाँ पे पीएटी क्या आया आपका, पीएटी आ गया 30 करोड़ रुपीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो 30 करोड़ रुपए हैं, इसको आप फिर डिविडेंड के रूप में बांटते थे अपने कस्टमर्स में, पहले ऐसे होता था। पर अब आरबीआई ने क्या बोला है कि आप पैट के अनुसार अपना डिविडेंड नहीं बांटोगे, आप बांटोगे, जो डिविडेंड बांटोगे वो एडजस्टेड पैट के हिसाब से बांटोगे, एडजस्टेड पैट के हिसाब से अपना डिविडेंड बांटोगे कस्टमर को। अब ये एडजस्टेड पैट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो, अगर एडजस्टेड पैट कैलकुलेट करना है आपने तो वो कैसे होगा, पैट जितना आया उसमें से माइनस करो 50% ऑफ नेट एनपीए, नेट एनपीए। अब यहां पे एक बात समझना, यहां पे नेट एनपीए बोला है, ग्रॉस एनपीए नहीं। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जितने भी लोन खराब हुए बैंक के, जितने भी लोन आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने, उनको बोलते हैं हम ग्रॉस एनपीए। तो बैंक क्या करता है, स्टार्टिंग में ही एक एस्टिमेट लगा के प्रोविजन बनाता है। प्रोविजन क्या होता है, कुछ अमाउंट साइड में रखता है बैंक,
कि अगर कल को मेरे बैंक में अगर कुछ एनपीए लोन बनते हैं तो उनको कैंसिल आउट करने के लिए मैं कुछ अमाउंट साइड में रखता हूँ और उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए आपका क्या होता है, टोटल एनपीए, बैंक का टोटल एनपीए कितना है। और नेट एनपीए क्या होता है आपका, नेट एनपीए होता है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। जो आपने पैसा साइड में रखा है उसको माइनस कर दो अगर आप ग्रॉस एनपीए से, तो आपका आता है नेट एनपीए। क्योंकि जो हम एस्टिमेट लगाते हैं उससे ज़्यादा हमारा एनपीए निकलता है, तो हमने प्रोविजन कम बनाए होते हैं, एनपीए ज़्यादा निकलता है, तो उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट एनपीए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना था। तो वो कैसे निकलेगा, जितना भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, जैसे यहाँ पे कितना आया हमारा 30 करोड़ रुपीज, उसमें से हम 50% ऑफ नेट एनपीए माइनस कर देंगे, वो बनेगा हमारा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके अकॉर्डिंग हम डिविडेंड देंगे अपने कस्टमर को, ये बोला है आरबीआई ने। पहले हम डिविडेंड देते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे, अब यहाँ पे हम डिविडेंड देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो कैसे निकलेगा, जितना भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है उसमें से 50% ऑफ नेट एनपीएम माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड पैट। ठीक है, ये चीज बोली है। पर यहाँ पे आरबीआई ने एक बात और बोली है, जितना भी आप प्रॉफिट बांटोगे, जितना भी आप प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटोगे अपने कस्टमर को, वो 75% ऑफ पैट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है इसके 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इनको इन्होंने 10 बकेट्स में कैसे डिवाइड किया है वो हम अगली स्लाइड में समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये 10 बकेट का क्राइटेरिया कैसे मैच करेंगे और ये 75% ऑफ पैट क्या है, और जो हम डिविडेंड बांटेंगे वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे एडजस्टमेंट पैट की। ये सब बातें क्या हैं यहाँ पे समझेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले एक चीज समझना चाहेंगे, वही बात है जो हमने फर्स्ट सर्कुलर में पढ़ी थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो। देखो, अगर आपने इसके बारे में डीप में समझना है तो ये आप बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स होगा हमारा। ठीक है, आपने चैनल के कोर्सेज सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स मिलेगा, वहां पे आपको बेसल नॉर्म की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे हमने डीप में डिस्कस किया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वगैरह के बारे में। यहाँ पे शॉर्टकट में सब समझाऊंगा। देखो, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होती है बैंक को मिनिमम कितनी मेंटेन करनी होती है, 9%। अब ये 9% कैपिटल कैसे मेंटेन करता है बैंक, तो बैंक के पास होती है दो कैपिटल, एक होती है टीयर 2 कैपिटल और एक होती है टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल बैंक कितना मेंटेन करता है, 7%। एंड टीयर 2 कैपिटल कितनी मेंटेन करता है, 2%। ठीक है, अब ये जो टीयर 1 कैपिटल है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है हमारा एडिशनल टीयर 1 कैपिटल और एक होता है हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। तो 7% में से कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितनी होती है बैंक की, 5.5%। एंड एडिशनल टीयर 1 कैपिटल कितनी होती है, 1.5%। अब यहाँ पे क्या होता है, बैंक जब से आरबीआई ने बेसल 3 नॉर्म्स एप्लीकेबल की है, बैंक्स एक अलग से बफर मेंटेन करता है जिसका नाम होता है काउंटर साइक्लिक बफर। और ये कितना मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, 2.5%। और ये कौन सी कैपिटल होती है, ये भी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होती है। तो बैंक की टोटल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितनी होगी, टोटल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितनी होगी बैंक की, 5.5%, ये 2.5% साइक्लिक बफर, तो टोटल कितना हो गया, 8%। ठीक है, तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर आपके बैंक की कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है वो अप टू 8% है, तो आप 0% क्या दोगे, डिविडेंड दोगे अपने कस्टमर को। अगर आपकी बैंक की कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है वो 8% से ज्यादा एंड अप टू 10% है, तो आप 20% डिविडेंड दोगे अपने कस्टमर को। और ये 20% किसका है, एडजस्टेड पैट का, एडजस्टेड पैट का। ठीक है, फिर अगर बकेट 3 में आ रहे हो आप तो आप 30% ऑफ एडजस्टेड पैट दोगे, बकेट 4, ऐसे ये बकेट्स डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये प्लस जेड भी दिख रहा होगा, ये प्लस जेड क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा। पहले अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ एडजस्टेड पैट का परसेंटेज एंड 75% वाला क्राइटेरिया, फिर ये प्लस जेड क्या आ रहा है ये आराम से समझ जाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यस बैंक का, यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। यस बैंक का सपोज हमारा पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है सपोज ₹100 करोड़। ठीक है, अब जो हमारा नेट एनपीए है, नेट एनपीए वो है सपोज 40 करोड़। तो हमारा एडजस्टेड पैट कितना होगा,
एडजस्टेड पैट, तो ये कितना निकलेगा, पैट माइनस 50% ऑफ नेट एनपीए। पैट कितना है हमारा 100 करोड़, 50% ऑफ एनपीए यानी कि 20 करोड़, तो ये कितना आ गया हमारा 80 करोड़। एडजस्टेड पैट आ गया हमारा 80 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा यस बैंक है, अब ये कौन सी बकेट में आता है। सपोज हमारा यस बैंक आया बकेट 6 में, तो ये मैक्सिमम कितना दे सकता है, 60% ऑफ एडजस्टेड पैट। एडजस्टेड पैट कितना है 80 करोड़, 80 करोड़ का 60% यानी कि 48 करोड़ रुपीस। ठीक है, सपोज यस बैंक आया हमारा बकेट 8 में, तो बकेट 8 के अनुसार यस बैंक कितना दे सकता है, 80% ऑफ एडजस्टेड पैट। 80% ऑफ एडजस्टेड पैट, एडजस्टेड पैट कितना है 80 करोड़, 80 करोड़ का 80% यानी कि 64 करोड़ रुपीस। तो ये इतना डिविडेंड दे सकता है अपने कस्टमर्स को। फिर B9, ठीक है, बकेट 9 में अगर यस बैंक आता है तो बकेट 9 के अनुसार यस बैंक कितना दे सकता है, 90% ऑफ इट्स एडजस्टेड पैट। एडजस्टेड पैट कितना था 80 करोड़, तो 90% ऑफ 80 करोड़ कितना हुआ, 72 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगर यस बैंक आता है हमारा बकेट 10 में, तो बकेट 10 के अनुसार कितना दे पाएगा, 100% ऑफ इट्स एडजस्टेड पैट। तो एडजस्टेड पैट कितना था 80 करोड़, 80 करोड़ का 100% यानी कि 80 करोड़। तो क्या 80 करोड़ डिविडेंड बांट सकता है अपने कस्टमर्स को, नहीं, क्योंकि आरबीआई ने क्या बोला है, ये बकेट्स तो हमने बना दी और बकेट्स के अनुसार आपको परसेंटेज बता दिया कि आप अपने एडजस्टेड पैड का इतना परसेंट दे सकते हो। पर ये जो एडजस्टेड पैड के परसेंटेज निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू आपकी पैट के 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मैक्सिमम मैक्सिमम कितना दे सकते हो, पैट का 75%। पैट कितना है हमारा 100 करोड़, 100 करोड़ का 75% कितना आया हमारा 75 करोड़। डिविडेंड आप 75 करोड़ से ज्यादा नहीं दे पाओगे यस बैंक के केस में। ठीक है, इस वाले यस बैंक के मतलब जो आपका पैट होगा उसका 75% से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। मतलब आपका बैंक कभी सपोज किसी ऐसी बकेट में आ रहा है, सपोज बैंक आया एक हमारा बकेट 7 में, बकेट 7 में हम कितना दे पा रहे हैं, 70% ऑफ एडजस्टेड पैट, एडजस्टेड पैट। और ये 70% ऑफ एडजस्टेड पैट जब हमने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू अगर हमारे पैट के 75% से ज्यादा आई, तो हम ये वाला डिविडेंड नहीं देंगे। मैक्सिमम कौन सा देंगे, 75% ऑफ पैट, ये मतलब था। ठीक है, वैसे हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड पैट के अनुसार, पर अगर एडजस्टेड पैट के अनुसार हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया और वो वैल्यू अगर हमारे 75% ऑफ पैट से ज्यादा आई, तो हम वो वाला डिविडेंड फॉलो नहीं करेंगे। हम मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, 75% ऑफ पैट। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो प्लस जेड है, इसका क्या मतलब है। प्लस जेड का मतलब क्या है, तो देखो इंडिया में हमारे 3 बैंक हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कौन कौन से, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है, इनको थोड़ी सी और ज्यादा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आते हैं ये बैंक्स। तो आरबीआई ने इनको क्या कहा है कि आप बाकी बैंकों से थोड़ा और ज्यादा कैपिटल मेंटेन करोगे। कौन सी कैपिटल, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। जैसे एसबीआई को बोला था 0.8% आप मेंटेन करोगे, एचडीएफसी को 0.4%, आईसीआईसी को 0.2% एक्स्ट्रा मेंटेन करोगे। तो यहां पे अगर मैं एसबीआई की बात करूं, तो बाकी बैंकों को क्या बोला है, अगर आपकी कॉमन इक्विटी टीयर अगर 8% तक आ रही है, तो आप जीरो डिविडेंड पे करोगे, जीरो डिविडेंड पे करोगे। सपोज जैसे ये येस बैंक की है, अगर इस येस बैंक की कॉमन इक्विटी टीयर 1 आ गई 8.1, तो ये आ गया बकेट 2 में। पर वहीं अगर एसबीआई की बात करूं, एसबीआई की कॉमन इक्विटी टीयर 1 अगर आई हमारी 8.1, तो वो रहेगा बकेट 1 में, वो बकेट 2 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए प्लस जेड और है, और जेड कितना है यहाँ पे 0.8। मतलब एसबीआई के लिए क्राइटेरिया होगा 8.8% का, एचडीएफसी के लिए 8.4 का, और आईसीआईसी के लिए 8.2 का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, अबव 8% बोला है बाकी बैंक्स के लिए, पर एसबीआई के लिए क्या होगा 8.6, 8.4 एचडीएफसी, 8.2 आईसीआईसी, एंड अप टू कितना बोला है 10। पर एसबीआई के लिए कितना होगा 10.8, एचडीएफसी के लिए 10.4, आईसीआईसी के लिए 10.2। ये जो प्लस जेड है,
ये एडिशनल कैपिटल जो आरबीआई ने बोला है इन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को मेंटेन करने के लिए, वो ऐड होंगी, और ये सिर्फ 3 बैंक्स के लिए होंगी। बाकी सबके लिए सेम क्राइटेरिया चलेगा, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 वाला, ठीक है। पर जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होंगे उनके लिए प्लस जेड अलग से जुड़ जाएगा। एसबीआई के लिए 0.8, एचडीएफसी के लिए 0.4, आईसीआईसी के लिए 0.2, ठीक है। तो ये हमारा कमर्शियल बैंक का। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बस एक टेबल सा दिखाऊंगा मैं, बाकी हमारा सर्कुलर खत्म है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लोकल एरिया बैंक्स हैं उनके लिए किसकी बात की गई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 9% से। वहीं अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक की बात करें तो इनके लिए टियर 1 कैपिटल रेशो की बात की गई है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7.5% से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन बात है सभी में वो क्या है कि सभी बैंक्स के लिए टोटल बकेट्स कितनी बनाई गई हैं, 10 बकेट्स। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, 10 बकेट्स टोटल बैंक्स सभी के लिए, चाहे लोकल एरिया बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, या कमर्शियल बैंक है, या हमारे रीजनल रूरल बैंक है, सबके लिए बकेट्स कितनी बनाई गई हैं, 10। मिनिमम डिविडेंड अलाउड कितना है, 0% ऑफ एडजस्टेड पैट। मैक्सिमम कितना अलाउड है, 100% ऑफ एडजस्टेड पैट। पर मैक्सिमम डिविडेंड बांट कितना सकते हैं ये, 75% ऑफ पैट। ये दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। 75% ऑफ पैट ही मैक्सिमम बांट सकते हैं। अलाउड कितना है, 100% ऑफ एडजस्टेड पैट, पर बांट कितना सकते हैं मैक्सिमम, 75% ऑफ पैट। अगर यहाँ पे सपोज एक लोकल एरिया बैंक है और वो आ रहा है हमारा बकेट 5 में, तो बकेट 5 के अनुसार वो कितना बांट सकता है, 50% ऑफ एडजस्टेड पैट, 50% ऑफ एडजस्टेड पैट। पर अगर ये 50% ऑफ एडजस्टेड पैट की वैल्यू बड़ी आ रही है, ग्रेटर आ रही है किससे, 75% ऑफ पैट से, तो क्या हम ये डिविडेंड बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं, 75% ऑफ पैट, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर डिविडेंड के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की, जो आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और लॉन्च किसने किया है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। तो ये था हमारा 6th एडिशन, और इसका मेन थीम क्या थी, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट। और इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था थोड़ा ध्यान से। और इसकी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है, कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या है, देखो जो हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, ठीक है। काफी मतलब आप छोटे से छोटे गांव में भी जाओगे वहां पे भी आपको स्कैनर मिल जाएगा, यूपीआई कोड मिल जाएगा, और आप पेमेंट इजिली कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा ये यूपीआई ट्रांजेक्शन्स फैल रही हैं, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं कि बंदे फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट खींच के दिखा देते हैं कि देखो अंकल पेमेंट हो गई, फिर क्यूआर कोड के साथ स्कैम कर दे रहे हैं कि अपना क्यूआर कोड लगा दे रहे हैं उस जगह पे, ठीक है, या ओटीपी के थ्रू फ्रॉड कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि ये लोगों को सिखा सके कि भाई आप डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हो कोई नहीं, पर सेफली कैसे कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी फ्रॉड में फंसे हुए इसको सेफली कैसे यूज कर सकते हो, उसके लिए ये सारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है हमारी, ये एक सिंगल न्यूज है, आरबीआई पेमेंट विजन 2028। अब देखो आरबीआई ने एक पेमेंट विजन निकाला था 2022 में, जो कि वैलिड था 2025 तक। और इसकी थीम क्या थी, 4 E's, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। और इनका टारगेट क्या था कि हम जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं इसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इंक्रीज करना। तो वो टारगेट इनका फुलफिल हो गया है। अब इन्होंने नया पेमेंट विजन निकाला है जो कि वैलिड रहेगा 2028 तक के लिए, जिसका टाइटल क्या है, शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। और इनका मेन फोकस एरिया क्या है कि जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो सेफली हो सके, ठीक है, सेफ पेमेंट्स हो सके, वो है इनका मेन टारगेट। पहले वाले का टारगेट क्या था, पिछले वाले पेमेंट विजन का, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को इंक्रीज करना। अब हमारा टारगेट क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो प्रॉपरली हो, विदाउट एनी फ्रॉड हो, कोई हेर फेर ना हो उसमें, और ईजी हो, 24/7 आवर्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसके लिए टोटल 15 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं। तो 15 के 15 डिस्कस करना कोई खास बात नहीं थी, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहला, स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा, जब आपको जरूरत होगी उसी टाइम आप अपना यूपीआई फैसिलिटी ऑन कीजिए, पेमेंट कीजिए, और वापस अपनी यूपीआई फैसिलिटी को ऑफ कर दीजिए। जिससे क्या है, आपके यूपीआई के थ्रू जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि देखो जब आपको पेमेंट के लिए चाहिए होगा तभी आप ऑन करोगे उसको, पेमेंट करोगे और वापस यूपीआई बंद कर दोगे। जिससे क्या है ना, आपका क्या आपके साथ कोई यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हो सकेगा ना कि, और फिर पता है आजकल क्या होता है, जैसे हम बैंक में होते हैं, बच्चे आजकल गेम बहुत खेल रहे हैं,
तो वो गेम में खेलते खेलते बटन दबाते रहते हैं और वो वहाँ पे क्या हो जाता है, मैंडेट सिलेक्ट हो जाता है। किसी गेम का कोई मैंडेट होगा कि भाई इतने रुपए दो, आपको एक्स्ट्रा वो कुछ मतलब उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे गेम्स में, तो वो बच्चों से गलती से सिलेक्ट हो जाता है और पैसे कट जाते हैं। तो वो देखो वो वाला इस चीज़ भी आप बच जाओगे। जैसे आपने यूपीआई ऑन रखा, पेमेंट की, उसको वापस ऑफ कर दिया, अब बच्चा उसमें क्लिक करता रहे, वो ऑन ही नहीं होगा क्योंकि यूपीआई फैसिलिटी आपने ऑफ कर रखी है, तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये वाला फीचर देने की सोच रहे हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और इजी करना। अभी क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, हिडन चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज रेट होते हैं, उन सबको रिड्यूस करना, ये है दूसरा इनका क्राइटेरिया। तीसरा, स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, इनको थोड़ा और सपोर्ट करना, ताकि जो हमारे पेमेंट्स हैं उसमें इनोवेशन आए, और ज़्यादा इनोवेशन आए। जो स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं, नई नई इनोवेशन करते रहते हैं और नए नए मेथड्स लाते रहते हैं, तो इनको और प्रमोट करना। फिर फुल इंटरपोर्टेबिलिटी अक्रॉस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स क्या है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो एमएसएमई है हमारे स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं, ये क्या कर सकती हैं, अपने इनवॉइस के अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले सकती है, लोन प्रोवाइड करवा सकती हैं, और ये ट्रेड प्लेटफॉर्म का यूज करके कर सकती है। तो ट्रेड में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में भी अंदर दो तीन कैटेगरीज है। तो इन्होंने क्या किया है कि अब ये चाह रहे हैं कि वो सारे आपस में क्या कर पाए, डिफरेंट ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। चौथा है आपका ये साइबर के आर आई। साइबर के आर आई क्या है, साइबर मतलब डिजिटल सिक्योरिटी, के आर आई होता है आपका की रिस्क इंडिकेटर। ये आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा और ये क्या करेगा, सिस्टम जो है ट्रैक करेगा वार्निंग सिग्नल को जो कि साइबर थ्रेट्स के रिलेटेड होंगे। फिर आपका चेक सिक्योरिटी एंड ई चेक्स। अब देखो चेक्स में क्या होता है, काफी लोग क्या होते हैं चेक में पहले ही साइन करके रख देते हैं चेकबुक में कि मैं भाई क्या कहते हैं, जैसे ज्यादातर ये हमारे इधर, जैसे हम बैंक में ज्यादातर ये क्या देखते हैं, जो आर्मी पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 महीने के लिए छुट्टी आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे जैसे उनके माँ बाप है, उन्होंने पैसे निकालने हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी चेकबुक पे साइन करके चले जाएंगे कि पीछे से माँ बाप को अगर पैसों की जरूरत होगी तो वो मेरा चेक लेके जाके बैंक में साइन, चेक को कैश करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्रॉड भी होने के चांसेस है कि आपका चेकबुक जो साइन चेक है वो कहीं मिसप्लेस हो गया, या आपके चेक पे किसी ने काउंटर साइन कर दिया, ठीक है, किसी ने कॉपी साइन कर दी है और एकदम हूबहू कर दिए, तो वैसे विड्रॉल के फ्रॉड के चांसेस हैं। तो आरबीआई क्या सोच रहा है कि अब हम चेक को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ई चेक के साथ। जैसे अगर आपको चेक देना है कहीं, तो आप क्या कीजिए, अपनी नेट बैंकिंग खोलिए, वहाँ पे आप ई चेक नया बनाइए और वहाँ पे उसको डिजिटली साइन कीजिए और वो सबमिट कर दीजिए कस्टमर के पास, या जैसे आपने कार लेने जाना है तो कार जो एजेंसी होगी वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और फिर वो चेक के थ्रू वो पेमेंट रिसीव कर लेंगे। मतलब ई चेक को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब फिजिकल चेक की जगह ई चेक को प्रमोट करना, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा इनका। फिर पेमेंट स्विचिंग सर्विस, ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को, पेमेंट स्विचिंग सर्विस। अब इससे क्या है, सपोज जैसे अभी मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ, तो मेरा सैलरी अकाउंट भी किसमें है, एसबीआई में। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी क्या कहते हैं एस आई पीज है, एस आई पी हो गया, ठीक है, कोई जैसे इंश्योरेंस ले रखी है उसकी जो प्रीमियम जाता है, वो सब मेरा अपने एसबीआई के सैलरी अकाउंट से जा रहा है। कल को मेरा मन करे कि यार मैंने एसबीआई छोड़ के किसी और बैंक में जाना है, प्राइवेट बैंक में जाना है, आईसीआईसीआई में जाना है सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरी जब मैं आईसीआईसीआई ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी सैलरी आएगी आईसीआईसीआई में, पर मेरी जो सारी एस आई पीज है या इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो सब जा रहा है मेरा एसबीआई के अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मेरे को सब कुछ ये मैंडेट चेंज करना पड़ेगा खुद, और ठीक है, यहाँ पे जैसे एस आई पी जिसमें होंगी, जो भी मेरा ऐप होगी वहाँ पे मेरे को अपना अकाउंट चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वहाँ पे मेरे को अपना डिटेल दोबारा देनी पड़ेगी आईसीआईसीआई बैंक की। थोड़ा हेक्टिक काम था। अब इनका टारगेट क्या है कि जैसे मैंने एसबीआई से स्विच किया आईसीआईसीआई में, तो ये पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज का यूज़ करके मैं एक क्लिक करूंगा, अपना आईसीआईसीआई का अकाउंट फिक्स करूंगा यहाँ पे, और जहाँ जहाँ मेरी ईएमआई जाती थी मेरे अकाउंट से एसबीआई वाले से, वहाँ से ऑटोमेटिकली सारी ईएमआई मेरी अब आईसीआईसीआई से जाने लग पड़ेंगी। मतलब मेरे को हर प्लेटफॉर्म पर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ही मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स को इंक्वायरी चली जाएगी कि भाई इस बंदे का अकाउंट एसबीआई से चेंज होकर आईसीआईसीआई में आ गया है, और सभी प्लेटफॉर्म्स में जो पैसा जाएगा वो अब मेरा आईसीआईसीआई से जाएगा खुद। मेरे को मैन्युअली हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, अगर चल पड़ेगी तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये पता क्या होता है, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं उनके साथ काफ़ी दिक्कत होती है ये। जैसे आज वो एक कंपनी में है तो वो कहेंगे भाई आपको एक्सिस में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपकी सैलरी एक्सिस में आएगी।
फिर वो एक्सिस में अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर म्यूचुअल फंड हो गया या फिर अपने इंश्योरेंस हो गया या फिर जैसे कभी कार फाइनेंस करा ली तो उसकी ईएमआई सब एक्सिस वाले से जाएगी, ठीक है। कल को इनको क्या हुआ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ये किसी और कंपनी में चले गए और इन्होंने एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लिया। अब क्या है, सारी ईएमआई इनकी सब जा रहा था एक्सिस से, अब इनकी सैलरी आ रही है एचडीएफसी में। अब ये क्या करेंगे, हर जगह जाके एक वो देंगे कि भाई मेरी अब जो एसआईपी आप काटते थे या मेरी ईएमआई काटते थे, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम काटते थे, अब मेरा एचडीएफसी वाले अकाउंट से करवाओ। और ये हर जगह जाके इनको अलग अलग देना पड़ता था। पर अब क्या होगा, पेमेंट स्विचिंग सर्विस में आप इनरोल करोगे, वहां पे क्लिक करोगे, एचडीएफसी की डिटेल डालोगे और जहां जहां से आपके एक्सिस वाले अकाउंट से पैसे कटते थे वो बंद होकर खुद ही ऑटोमेटिकली एचडीएफसी वाले से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अच्छी सर्विस है अगर चालू होगी तो, ठीक है। और लास्ट न्यूज़ है हमारी कि आरबीआई ने ऑथराइजेशन दे दी है क्रेड को, जो कि क्या है, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑपरेट किया जाता है इस कंपनी के द्वारा, कि ये काम कर सकेगा एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर का काम क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस कंपनी है तो उसको अगर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करनी है कस्टमर से तो वो किसका यूज करेगी, पेमेंट एग्रीगेटर का। तो क्रेड को लाइसेंस मिल गया किस चीज का, पेमेंट एग्रीगेटर का। तो ये था हमारा आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।